वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रो स्टडी। आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2 चिल्ड्रन एंड वीमेन इन स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 बोर्ड्स इंपॉर्टेंट नोट्स। यूनिट 2 के कंटेंट को एक बार अपने पढ़ लेते हैं। कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज नॉक नी, बो लेग, फ्लैट फुट, राउंड सोल्जर, लॉर्सोसिस, kyphosis, colossus and their corrective measures. Special consideration menarche and menstrual dysfunctions. Female athlete traits ossiforous, aminophoria and eating disorder. चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी एक बार कर लेते हैं। Children and women in sports are significant for any country's sports development. Children and women need to be physically and mentally strong for higher performance in sports. They need proper motor development. Children और women, अपने यूनिट का नाम क्या है? चिल्ड्रन एंड वीमेन इन स्पोर्ट्स, बच्चे और औरतों का स्पोर्ट्स में रोल। और यही इसी इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए हर एक कंट्री को चिल्ड्रन और वीमेन का एक अहम भाग होता है। चिल्ड्रन एंड वीमेन को फिजिकली मेंटली स्ट्रांग रहना चाहिए स्पोर्ट्स के लिए, उनकी हायर परफॉर्मेंस के लिए। वो स्पोर्ट्स में भी अपना एक अहम रोल हायर परफॉर्मेंस दे सकती है इफ़ वो फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग हो, और उनको प्रॉपर मोटर डेवलपमेंट भी होना चाहिए, उनकी पोस्चरल सब कुछ डेवलपमेंट अच्छी तरीके से होगा, तभी वो एक हायर परफॉर्मेंस देगी स्पोर्ट्स के अंदर। और हर एक कंट्री को चिल्ड्रन एंड वीमेन का एक अहम रोल होना चाहिए स्पोर्ट्स के अंदर, उनको अलग नहीं करना चाहिए स्पोर्ट्स से। यही इस चैप्टर का मेन मोटो है। और अदर क्या है कि अपने पोस्चरल डिफॉर्मिटीज पढ़ेंगे स्टार्टिंग से, कि अपनी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होता क्या है। पोस्चर क्या होता है? बॉडी का पोस्चर होता है। एक नॉर्मल इंसान कैसे दिखता है आपको पता होगा, उसमें अलग दिखता है और उसके पोस्चर में कुछ खराबी होती है, वही पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होती है। एक नॉर्मल पोस्चर से उनका अलग पोस्चर होता है, जो बैड पोस्चर भी अपने कहते हैं, उसे ही अपने पोस्चरल डिफॉर्मिटीज कहते हैं। लेट्स वी स्टार्ट आवर कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। फर्स्ट क्या है? नॉक नी। नॉक नी क्या होता है? आप एक बार फिगर देख लो। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल पैर ऐसे हैं और नॉक नहीं होते, उनके घुटने जॉइंट होते हैं। नॉर्मल होते हैं, उनके घुटने जॉइंट नहीं होते। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज अ पोस्चरल डिफॉर्मेशंस इन विच बोथ नीज टच ईच अदर इन द नॉर्मल स्टैंडिंग पोजिशन। ड्यू टू डिफॉर्मेशंस एन इंडिविजुअल यूजुअली फेसेस डिफिकल्टी इन वॉकिंग। नॉकनी क्या होता है? एक पोस्चरल डिफॉर्मेशन है और उससे क्या होता है? बोथ नीज, नीज दोनों क्या हो जाती है? टच ईच अदर, दोनों जॉइंट हो जाती है, एक दूसरे को टच करने लग जाती है, इफ वो नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं तब। और इससे क्या होता है? चलने में दिक्कतें आती है। ये एक डेफिनेशन इनकी याद कर लो। कॉजेज ऑफ नॉकनी, इसके क्या कॉजेज होते हैं? वीकनेस ऑफ लिगामेंट एंड मसल्स, मसल्स और लिगामेंट होती है अपनी वीक पड़ जाती है। ओवरवेट ऑफ बॉडी, बॉडी का ओवरवेट के कारण भी होता है। और लैक ऑफ बैलेंस डाइट, अपने इम्प्रॉपर डाइट रखते हैं उसके कारण भी नॉकनी पॉसिबल है। और लैक ऑफ विटामिन डी, विटामिन कम होने की वजह से भी नॉकनी का सामना करना पड़ता है। Bow leg are the deformity just the reserve of the knock-knee position, and there's a wide gap between the knees, and the deformations can be observed easily when an individual walks or run. जैसे नॉक नहीं पड़ा था कि घुटने आपस में जुड़ जाते हैं, मतलब क्लोज टुगेदर, और फिर उसका ही उल्टा ये है कि एक नॉर्मल पोस्चर होता है, उसमें जो नीज होती हैं वो वाइड हो जाती है। जैसे उसका नॉकनी का रिवर्स है कि वाइड गैप आ जाता है बिटवीन नीज एंड इट। वो कैसे दिखाई देता है? जब वो नॉर्मल पर्सन वॉक करता है, रन करता है, तब वो उनकी डिफॉर्मिटी दिखाई देती है। इसका कॉजेस क्या है? पुटिंग एक्स्ट्रा वेट ऑन लेग मसल्स के ऊपर ज़्यादा वजन डालना। लैक ऑफ बैलेंस डाइट, अच्छी प्रॉपर डाइट ना होने के कारण भी हो सकता है। लैक ऑफ कैल्शियम फॉस्फोरस इन बोन्स के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी के कारण। इम्प्रॉपर वे ऑफ वॉकिंग, और अच्छी तरीके से ना चलने के कारण। और फोर्सिंग अ बेबी टू वॉक एट द अर्ली एज, और छोटी एज में बच्चों को जब उनके पैर स्ट्रांग नहीं होते, उनसे पहले ही उनको चलने के लिए आपने फोर्स करते हैं तब। और इसकी पिक्चर आप एक बार देख लीजिए। ये नॉर्मल लेग है और ये बो लेग है। नॉर्मल लेग में इतना गैप नहीं है जितना बो लेग के अंदर है। नॉक नेक के अंदर क्या होता है?
नीज क्लोज आते हैं और इसमें वाइड होते हैं। नॉर्मल और बो लेग करने के बाद अब अपने करेंगे फ्लैट फुट। फ्लैट फुट नाम सुन के ही पता चल रहा है कि फुट जब फ्लैट हो जाता है, अपना फुट के नीचे एक आर्क बनी हुई होती है। जब अपने पानी में पैर डालते हैं तब वो प्रिंट होता है अपना पैर, तब अपने को दिखाई देता है। जैसे आपको एक पिक्चर के इजी होगा समझने के लिए, जैसे एक आर्क बनता है नीचे अपने, जब पानी में पैर डालते हैं तब उसका प्रिंट दिखाई देता है। और जब पूरा पैर दिखाई दे तो हम लोगों के ही ऐसी चीज़ होती है, वो एक डिफॉर्मिटी होती है। जब अपना पूरा फ्लैट हो जाता है फुट तब उसका पूरा प्रिंट दिखाई देता है, उसे ही ये फ्लैट फुट समझाया गया है। इट इज़ अ डिफॉर्मिटी, एक डिफॉर्मिटी है, उसमें नो आर्क, अपने फुट के नीचे कोई आर्क नहीं होता और वो कम्प्लीटली फ्लैट होता है। और ये प्रॉब्लम तब महसूस की जाती है ये जब वी आर इन स्टैंडिंग, स्टैंडिंग अपने खड़े होते हैं, वॉकिंग, जंपिंग एंड रनिंग, भागते हैं और रनिंग करते हैं, तब अपने को इसका फ्लैट फुट का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। इसके कॉजेस क्या है? द हैवीनेस ऑफ द बॉडी, बॉडी के वेट ओवर वेट हो जाता है तब अपना फुट का आर्क खत्म हो जाता है और ये फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी में होते हैं। एंड सेकेंड वन इज स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम में अपने कोई काम होता है कि अपने ज़्यादा लंबे समय तक खड़े रहते हैं, उसके कारण भी फ्लैट फुट की समस्या अपने को झेलनी पड़ती है। और फॉल्टी पोस्चर, अपने पोस्चर डिफॉर्मेशन इसके कारण है कि अपने अपने सही तरीके से अपना बॉडी पोस्चर नहीं रखते, उसके कारण भी अपना फ्लैट फुट का डिफॉर्मिटी अपने को हो सकती है। यूज ऑफ पुअर क्वालिटी फुटवेयर एंड नॉट हैविंग एन आर्क, और फुटवेयर चप्पल जूते अपने बैड क्वालिटी के यूज करें जिसमें आर्क नहीं बना होता, उसके कारण भी अपने को फ्लैट फुट हो सकता है। ओके, एंड द नेक्स्ट इज round soldiers in the postural deformations in which soldier and chin are forwardly bent। एक बार आप पिक्चर देख लो। नॉर्मल सोल्जर क्या होता है? सीधे, और आपने बेंड हो जाता है उसे क्या कहते हैं? अपने राउंड सोल्जर। सोल्जर स्ट्रेट ना होने के बजाय राउंड होता है, उसे ही राउंड सोल्जर बोलते हैं। इट इज़ अ पोस्चर डिफॉर्मेशन, ये पोस्चर में डिफॉर्मेशन है। उससे क्या होता है? अपना सोल्जर और चिन बेंड हो जाते हैं। स्ट्रेट ना चिन स्ट्रेट रहता है ना ही अपने सोल्जर स्ट्रेट रहते हैं, उसमें ही उसे क्या कहते हैं? राउंड सोल्जर। कॉजेज ऑफ राउंड सोल्जर, इसे क्या कॉजेज हैं? ड्यू टू पुअर पोस्चर एट वर्क, पर्टिकुलरली वर्किंग इन डेस्क, अपने जब डेस्क पर बैठते तब सीधे नहीं बैठते, उसके कारण भी अपना क्या होता है? पोस्चर खराब हो जाता है। और फॉल्टी फर्नीचर, और जिस पर अपने कुर्सी मेज जिस पर भी बैठते हैं उसकी वजह से भी अपना ये राउंड सोल्जर की दिक्कत हो सकती है। और हैवी लोड ऑन सोल्जर, अपने जब हैवी बैग कैरी करते हैं उसके कारण भी अपने राउंड सोल्जर की दिक्कत हो सकती है। और पुअर पोस्चर वाइल सिटिंग एंड स्टैंडिंग, जब खड़े होते हैं और व्हेन वी स्टैंड, अपने पुअर पोस्चर के कारण भी राउंड सोल्जर की दिक्कत हो सकती है। अब नेक्स्ट इज स्पाइनल कर्वेचर। स्पाइनल कर्वेचर क्या होता है? अपनी जो स्पाइनल रीढ़ की हड्डी होती है उसका जो कर्व बन जाता है। अपनी नॉर्मल क्या होता है? स्ट्रेट होती है रीढ़ की हड्डी, लेकिन काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलोसिस की वजह से, ये है काइफोसिस, ये है लॉर्डोसिस और ये है स्कोलोसिस, और ये हेल्दी पर्सन की स्ट्रेट। अभी काइफोसिस से स्टार्ट करते हैं। Kyphosis is the natural curve of a spine's under back thoracic area. In the extreme curves, the spine looks like a hunchback. काइफोसिस एक नेचुरल कर्व बन जाता है अपर बैक से लेकर अपर बैक के एरिया में। इन द एक्सट्रीम कर्व, एक पूरा एक्सट्रीम कर्व बन जाता है, और जो अपना स्पाइन है वो एक हंच बैक जैसा लगता है। इसके कॉजेस क्या है? किस कारण से ये काइफोसिस हो सकता है? डिम लाइट में पड़ने की वजह से, और हैवी लोड ऑन सोल्जर के ऊपर हैवी लोड रखने की वजह से, और वियरिंग लाइट और शेपलेस और लाइट क्लॉथ पहनने की वजह से भी काइफोसिस हो सकती है। और हैबिट ऑफ बेंडिंग वाइल वॉकिंग, वॉक करने के टाइम में बेंड होके जो चलते हैं उनके कारण भी काइफोसिस हो सकती है। अब अपने पढ़ेंगे स्कोलोसिस। Scoliosis is the postural defect in which one sizable lateral curve extends through the, ये एक पोस्टरल डिफेक्ट है जो साइजेबल लेटरल कर्व बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? स्कोलोसिस। टाइप ऑफ डिफॉर्मिटी इज कॉल्ड एस शेप कर्व, स्पाइनल कॉर्ड में एस शेप कर्व बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? स्कोलोसिस। कॉजेस ऑफ
स्कॉलोसिस के क्या कॉजेस हैं? शॉर्ट लेग ऑन वन साइड शॉर्ट लेग के कारण से, वन साइड फ्लैट फुट होने की वजह से, हेरिडिटी डिफेक्ट, हेरिडिटी जो अपने पहले से ही किसी को पहले से स्कॉलोसिस हुआ हो तो आगे भी उनको स्कॉलोसिस होगा। वन साइड पैरालाइज ऑफ स्पाइन पैरालाइज, वन साइड से पैरालाइज हो तब भी ये हो सकता है। नेक्स्ट है लॉर्डोसिस। इट इज द इनवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, इट इज एन इंक्रीज फॉरवर्ड कर्व इन द लुम्बर रीजन्स, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम विद स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। लॉर्डोसिस क्या होता है? कर्वेचर होता है स्पाइन में जो लुम्बर रीजन में होता है और इट क्रिएट्स प्रॉब्लम वाइल स्टैंडिंग एंड वॉकिंग, जब चलते हैं और खड़े होते हैं तब ये प्रॉब्लम देती है। इसके भी कारण क्या है? हैबिचुअल ऑफ ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाना खाने की वजह से, इम्प्रॉपर इन्वायरमेंट की वजह से, कम एक्सरसाइज की वजह से, और डिजीजेस लग जाते हैं, और इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, मसल डेवलप नहीं होते तब भी लॉर्डोसिस हो सकती है। और करेक्टिव मेजर डिफॉर्मिटीज, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। अब अपने पढ़ेंगे डिफॉर्मिटीज के करेक्टिव मेजर्स क्या होते हैं, इनको कैसे अपने सुधार सकते हैं। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, दो टाइप के पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होते हैं, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल। फंक्शनल और स्ट्रक्चरल दो टाइप के डिफॉर्मिटीज होते हैं। ओनली द सॉफ्ट टिश्यू, मसल्स एंड लिगामेंट आर अफेक्टेड बाय द फंक्शनल डिफॉर्मिटीज। जो अपने सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, मसल्स होती है अपनी बॉडी की, लिगामेंट्स, वो किसको अफेक्ट करते हैं? फंक्शनल डिफॉर्मिटीज को। इनकेस पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, जो ऊपर से अपने पोस्चर का डिफॉर्मिटीज होती है, करेक्ट पोस्चर नहीं होता अपना, वो होता है फिजिकल एक्टिविटीज, वो होता है स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज। फंक्शनल क्या होता है? जो अंदर के टिश्यूज में कोई डिफॉर्मिटीज होती है वो फंक्शनल डिफॉर्मिटीज। और स्ट्रक्चरल क्या होता है? जो बाहरी पोस्चर अपने जैसे अपने बॉडी को टेढ़ा मेढ़ा रखते हैं उसके कारण से स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज होती है। एक्सरसाइज फॉर नॉक नीज होने से उनको क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं उसको सुधारने के लिए? हॉर्स राइडिंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस डिफॉर्मिटी। नॉक नी जिसको है उसको हॉर्स राइडिंग करनी चाहिए। परफॉर्मिंग पद्मासन एंड गौमुख आसन, गौमुख और पद्मासन नॉक नी वालों को करना चाहिए। कीपिंग अ पिल्लो बिटवीन द नीज एंड स्टैंडिंग इरेक्ट फ्रॉम सम टाइम, पिल्लो नीज के बीच में पिल्लो रखना चाहिए तब वो जब वो खड़े होते हैं। एंड ये बटरफिट एक्सरसाइज करनी चाहिए, बटरफ्लाई एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्क्वैट करनी चाहिए, साइड लेग रेजेस बोथ साइड, ऐसे ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, और फ्रॉग पोज करना चाहिए। इससे क्या होता है? अपना नौकनी सही हो जाती है। एक्सरसाइज फॉर बो लेग के लिए क्या एक्सरसाइजेस हैं? वॉकिंग बाय बेंडिंग द टोज एंड इन एन इनवर्ड पोजिशन, टोज को इनवर्ड अपनी तरफ बेंड करके, देखो आप फिगर देख लो एक बार, इस तरह। और वॉकिंग स्मॉल डिस्टेंस ऑफ द इनर एड्स ऑफ द फीट, स्मॉल डिस्टेंस के अंदर इनर अंदर की तरफ पैर कर कर चलना है, और अर्ध मत्स्य आसन भी परफॉर्म करना है। एक्सरसाइज फॉर राउंड सोल्जर, होल्ड द हॉरिजेंटल बार फॉर द सम टाइम रेगुलरली। जिसके राउंड सोल्जर है उनको हॉरिजेंटल बार होता है एक, कोई भी रॉड लेके हॉरिजेंटल उसको पकड़ना है। कीप द टिप्स ऑफ द फिंगर ऑन योर सोल्जर एंड encircle your elbow in the clockwise and anti-clockwise direction sometime. अपने फिंगर टिप्स को सोल्जर के ऊपर रखकर और दोनों एल्बो को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, और धनुरासन और चक्रासन भी परफॉर्म करना है। एक्सरसाइज फॉर फ्लैट फुट, बाय राइजिंग ऑन द टोज, क्लाइंबिंग स्टेयर, साइक्लिंग। टोज के ऊपर खड़े होना, अपने पैर के अंगूठे से खड़ा होना, क्लाइंबिंग स्टेयर्स सीढ़ियाँ चढ़ना, साइकिलिंग करना। एम्फसाइज शुड बी एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग फ्लेक्स और फुट एंड एंकल फ्लेक्शन, एंकल फुट की फ्लेक्सिबिलिटी से एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइजिंग लाइक सिटिंग ऑन चेयर, ग्रास्पिंग द पेंसिल अंडर द टोज एंड वन फुट एंड ट्राइंग टू राइट द अल्फाबेट विद द लॉन्ग स्ट्रोक्स। पैर के अंगूठे से चेयर पर बैठकर पैर के अंगूठे से पेंसिल से लिखना अल्फाबेट्स। फॉर द टोज वन शुड वियर द स्पेशल शूज पहन के उनको आर्क सपोर्ट करवा के ऑर्थोपेडिकल से यूज़ करना। और ये एक्सरसाइज करनी है, अपने टो से चीज़ें उठाकर कप में डालनी है। एक्सरसाइज फॉर स्पाइनल कर्वेचर, एक्सरसाइज फॉर काइफोसिस। स्पाइनल कर्वेचर में जो था काइफोसिस, लॉर्डोसिस, उनके लिए क्या एक्सरसाइज करनी है वो पढ़ेंगे। स्विमिंग, बेंच प्रेस, पुशअप्स, ये हेल्पफुल होंगे काइफोसिस के करेक्टिव मेजर्स के लिए। Lying on a back on a narrow bench with a ring weight
pivoting from the elbows and the arms may be bent to avoid any stress to the elbow. बैक से बेंच पर लाई होके लेट के विथ द रिंग वेट pivoting from the elbows से नीचे प्रेस करके और आर्म्स को बेंड करके स्ट्रेस करना है एल्बो से. Corner exercise. In this exercise, the individual standing facing towards the corner with one hand on the wall, arm at the shoulder level and elbow at the 90-degree from this position. The body moves forward mainly from the ankle joint. This is the best exercise for stretching the pectoral muscles. इस एक्सरसाइज में इंडिविजुअल अपना फेस दीवार की तरफ करता है और अपना एक हाथ दीवार की तरफ करता है और एल्बो को 90 डिग्री की पोजीशन में अपने शोल्डर के एल्बो 90 डिग्री पोजीशन में रखता है और बॉडी को मूव करता है एंकल जॉइंट से. ये एक बेस्ट एक्सरसाइज है अपने पिक्टोरियल मसल्स के लिए. होल्डिंग अ स्टिक. नेक्स्ट एक्सरसाइज है होल्डिंग अ स्टिक विथ अ वाइड ग्रिप ऑन द आर्म एक्सटेंडेड अबव द हैंड एंड शोल्डर with the excellent stretch with the pectoral muscles also strengthen the neck. एक स्टिक लेनी है जो आर्म और हैंड के बीच में रखनी है स्ट्रेट और फिर उसको एक्सीलेंट स्ट्रेच करना है मसल्स को उसके परफेक्ट बॉडी की तरह. आप ये पिक्चर दे सकते हैं. एक्सरसाइज फॉर लॉर्डोसिस. लंग फॉरवर्ड विथ योर नीज ऑन अ मैट. टेक अ पोजीशन ऑफ द फुट बियॉन्ड द नी. Place both hands on your knees. Strengthen the hips of the rear leg by pushing the hips forward and holding the stretch. Repeat with the other side. अपने नीज को मैट पर फॉरवर्ड करना है. अपनी पोजीशन फुट की नीज के बियॉन्ड होनी चाहिए और अपने दोनों हाथ नीज पर होने चाहिए एंड अपने हिप्स को स्ट्रेटन करके और अपने लेग को पुश करके हिप्स की तरफ और होल्डिंग द स्ट्रेच और ऐसे अपने बॉडी को स्ट्रेच करना है. और नेक्स्ट एक्सरसाइज है लाई ऑफ फ्लैट पोजीशन. फ्लैट पोजीशन पर ग्राउंड पर लेटना है. कीप अ पाम ऑन द ग्राउंड. अपने हथेली भी ग्राउंड की तरफ होनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू द शोल्डर के अकॉर्डिंग अपनी विड्थ होनी चाहिए. पुश द टोर्सो अप. अपने टोज को ऊपर करना है और कीप द पेल्विस ऑन द फ्लोर. अपने पेल्विस को पैरों को नीचे रख फ्लोर को टच करवाना है. होल्ड दिस पोजीशन फॉर सम टाइम. एंड next exercise is sit on the chair with the feet wide apart. Bend and position your shoulder between the knees. Then reach to the floor under the back of the chair. Hold this position for some duration. चेयर पर कुछ देर के लिए वाइड अपार्ट बैठना है. बेंड करनी है अपनी शोल्डर को और नीज को और फ्लोर की तरफ अंडर द चेयर. देन अपने फ्लोर की तरफ झुकना है और होल्ड दिस पोजीशन फॉर सम ड्यूरेशन. कुछ देर तक ये पोजीशन में रहना है. ये रही वो एक्सरसाइज की फोटोज. एक्सरसाइज फॉर स्कोलियोसिस. टू स्विम बाय ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक. ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक से स्विमिंग करनी है. हैंगिंग फ्रॉम द हॉरिजेंटल बार. हॉरिजेंटल बार में हैंग मतलब लटकना है. होल्ड द हॉरिजेंटल बार विथ योर हैंड एंड स्विंग योर बॉडी टू द लेफ्ट एंड द राइट साइड. हॉरिजेंटल बार में वैसे ही होल्ड करके लेफ्ट टू राइट साइड अपने को स्विंग करना है. बेंडिंग एक्सरसाइज शुड बी परफॉर्म्ड ऑन द ऑपोजिट साइड सी शेप्ड कर्व. ये एक्सरसाइज करनी है सी शेप्ड कर्व से. स्पेशल कंसिडरेशन. स्पेशल कंसिडरेशन क्या होता है? वीमन की एज बताई जाती है. उसमें 3 डिवाइडेशन है. मेनार्क, मेंस्ट्रुएशन एंड मेनोपॉज. मेनार्क में क्या होता है? 11 to 12 ईयर्स की गर्ल मेनार्क स्टेज पर होती है और मेंस्ट्रुएशन स्टेज पर 12 to 50 एंड मेनोपॉज में 50 ईयर्स टू डेथ. मेनार्क क्या होता है? मेनार्क फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ऑफ अ यंग एज 9 to 16. 9 to 16 ईयर्स में जब फर्स्ट ब्लीडिंग होती है गर्ल की वो होती है मेनार्क. और मेंस्ट्रुअल डायफंक्शन क्या होता है? जो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वीमन. जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वीमन का उसमें इरेगुलरिटी आ जाती है उसे क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल डायफंक्शन. इट इज़ ऑल्सो बी डिफाइंड एज एबनॉर्मल ब्लीडिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल. जब रेगुलरिटी ना हो, नॉर्मल वे से ब्लीडिंग ना हो उसे ही भी क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल डायफंक्शन. फैक्टर्स आर एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स. उसके क्या फैक्टर्स हैं, क्या रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं? द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल ड्यूरेशन. मेंस्ट्रुअल ड्यूरेशन का एब्सेंस होना मतलब बीच में मेंस्ट्रुअल ड्यूरेशन की मंथली वो एब्सेंट हो जाना मतलब कि बीच में गैप आ जाना. दिस इज़ द प्रॉब्लम ड्यू टू ईटिंग डिसऑर्डर, एक्सेसिव एक्सरसाइज, स्ट्रेस डिसऑर्डर. खान पान सही ना होने के कारण, एक्सेसिव एक्सरसाइज करने के कारण, स्ट्रेस के कारण भी ये पॉसिबल है. प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम. The female may face the symptoms before menstruating.
उसे क्या कहते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स। प्री मेंस्ट्रुअल मतलब मेंस्ट्रुअल से पहले क्या सिम्टम्स महसूस किए जाते हैं, वो कुछ लड़कियां महसूस करती हैं, कुछ फीमेल्स नहीं करती। दो सिम्टम्स हैव आर एक्ने, बैक एक्स, सोर ब्रेस्ट, हेड एक, कॉन्स्टिपेशन, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी। ये सब प्री मेंस्ट्रुअल में सिम्टम्स महसूस किए जाते हैं। एक्ने और बैक दर्द करना, एक्ने हो जाना, ब्रेस्ट का दर्द होना, हेडेक, सर में दर्द, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, डिप्रेशन में चले जाना, इरिटेशन होना, एंजाइटी होना सिम्टम्स हैं। एबनॉर्मल क्रैम्प्स, क्रैम्प नॉर्मल तरीके से क्रैम्प ना होना। These are the caused by the chemical in the body that makes muscles in the uterus contract. बॉडी के अंदर मसल्स का यूरिटिस कंट्रैक्ट होने के कारण बहुत दर्दनाक क्रैम्प होना। हैवी एंड प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, ज़्यादा टाइम तक हैवी फ्लो होना और प्रोलॉन्ग मतलब ज़्यादा टाइम तक पीरियड्स में रहना। इट्स टाइम इज़ 3 to 4 days, मैक्सिमम 7 days। 7 days से भी ज़्यादा होना वो होता है प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। इट इज़ द कॉमन फॉर गर्ल्स मेंस्ट्रुअल पीरियड इट टू बी हेवियर ऑन सम डेज दैन अदर डेज से ज़्यादा हेवियर होना। इरेगुलर पीरियड साइकिल, रेगुलरिटी ना होना, मंथली वाइज ना होना और मंथ से कभी जल्दी होना या लेट होना। अ फीमेल मेंस्ट्रुअल प्रोसेस इज 28 डेज। 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है और उससे कभी 21 डेज पहले हो जाना या 35 डेज बाद में हो जाना, ये क्या होता है, इरेगुलर पीरियड साइकिल होता है। मेनोपॉज, मेनोपॉज क्या होता है, मेनोपॉज इज द टाइम व्हेन अ वीमन स्टॉप हैविंग मेंस्ट्रुअल पीरियड। मेनोपॉज होता है जब वीमन की मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टॉप हो जाना एंड इज नो लॉन्गर टू एबल हैव चिल्ड्रन, और वो उनके पास चिल्ड्रन होने की एबिलिटी भी ना होना। द एज ऑफ मेनोपॉज इज जनरली बिटवीन 45 to 55 ईयर्स। 45 से 55 ईयर में मेनोपॉज में वीमन आ जाती है। इट इज़ नॉट अ डिजीज, ये डिजीज भी नहीं है, ना कोई इलनेस है, ये एक ट्रांजिशन है बिटवीन टू फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन की फर्स्ट फेज है जो क्या है, मेनार्क, और मेनार्क के बाद में क्या होता है, मेनोपॉज। मेनोपॉज में क्या होता है, वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो मेनार्क में स्टार्ट हुई थी वो सेकंड फेज में क्या हो जाती है, स्टॉप। तब वीमन कांट गिव चाइल्ड। चलो स्टार्ट करते हैं। फीमेल एथलीट ट्रेड, फीमेल्स जो एथलीट होती हैं उनको क्या परेशानियां आती हैं एट द पीरियड ऑफ प्यूबर्टी और इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं वो पढ़ेंगे। इट इज़ अ सिंड्रम ऑफ द थ्री रिलेटेड डिसऑर्डर यूजुअली सीन इन प्यूबर्टी और एडल्ट फीमेल एथलीट्स। एडल्ट फीमेल एथलीट्स में प्यूबर्टी के टाइम क्या क्या डिसऑर्डर महसूस करने पड़ते हैं। उनको एनर्जी बहुत कम होती है उनकी उस टाइम, हु आर नॉट मीटिंग देयर एनर्जी एसेंशियल, उनको जितनी एनर्जी से उनका काम वर्कआउट होता है वो नहीं कर पाते। अल्टीमेटली लिविंग देयर malnourished, और उनमें malnourished में भी प्रॉब्लम आती है। एंड दिस ऑल्सो इम्पैक्ट देयर परफॉर्मेंस एंड ऑल ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑल्सो अफेक्ट देयर परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस में भी बहुत इफेक्ट डालती है। देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ फैट इंक्लूड, फैट के थ्री कंपोनेंट्स हैं, वो है osteoporosis. It is a condition in which bones become weaker and brittle due to low estrogen level and poor nutrition, especially low calcium can lead to this problem. It reduce bone density in osteoporosis। क्या होता है, ये एक कंडीशन होती है उस टाइम फीमेल्स की बोन वीक हो जाती है और एस्ट्रागोन भी लो हो जाता है, और पुअर न्यूट्रिशन के कारण एंड स्पेशली लो कैल्शियम के कारण ये कंडीशन हो सकती है। Female and improper body functions, this condition leads a stress on the bones and fractures. If a body के stress मतलब कोई कमज़ोर fractures होते हैं bones में गर्ल्स के एथलीट्स के, वो उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ओस्टियोफेरस से। एंड आवर नेक्स्ट इज अमिनोरिया। इट इज़ अ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, एक मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर होता है फीमेल्स में 18 ईयर्स और 18 ईयर्स के अबव में होता है, जिसमें मेंस्ट्रुएशन 3 मंथ से ज़्यादा का टाइम लेती है और उस या 3 मंथ और या 3 मंथ से ज़्यादा का टाइम लेती है। इन नॉर्मल 28 डेज में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। कॉजेस क्या है, जेनेटिक इरेगुलरिटीज, जेनेटिक्स में इरेगुलरिटीज के कारण, ओवर एक्सरसाइज के कारण और एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के कारण भी हो सकती है। ईटिंग डिसऑर्डर भी ऑल्सो अ मेजर प्रॉब्लम। Many females try to lose their weight to improve the athlete performance. Athletes को क्या होता है कि अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए अपना वेट लूज करते हैं, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। फैट,
ड्यू टू विच दे रिड्यूस द डेली कैलोरी इनटेक, वो अपनी कैलोरीज कम करती है इसलिए वो फैट का शिकार हो जाती है। एट द ईटिंग डिसऑर्डर द एबनॉर्मल एंड इरेगुलर ईटिंग बिहेवियर दैट रिस्क मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ एंड कैन लीड द malnutrition, मोस्टली इट अफेक्ट द फीमेल्स। और ईटिंग डिसऑर्डर के कारण और इरेगुलर ईटिंग बिहेवियर के कारण रिस्क इन मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों में ही बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा, इट इज़ एन ईटिंग डिसऑर्डर। ये क्या है? इन दिस ईटिंग डिसऑर्डर द फीमेल एथलीट्स ओनली थिंग्स अबाउट फूड, डाइटिंग एंड बॉडी वेट ऑल द टाइम। इसमें क्या होता है कि फीमेल्स अपने हर दम खाने के बारे में, अपनी डाइटिंग के बारे में, अपने बॉडी वेट के बारे में ज़्यादा चिंतित रहती हैं। दे ऑल्सो डिस्ट्रॉयड बॉडी स्ट्रक्चर, वो खुद की बॉडी स्ट्रक्चर भी खराब कर लेती है इसमें। अदर इंडिविजुअल्स यूजुअली आर दे बिकमिंग थिन, वो क्या फील करती है? वो खुद को थिन करना बिलीव करती है एंड बट दे डू नॉट बिलीव दिस, वो खुद को पतला कर लेती है लेकिन वो खुद को पतला नहीं समझती। इन फ्रंट ऑफ द मिरर दे सी देम सेल्फ ओबेस, और वो खुद को मिरर में हमेशा मोटा ही महसूस करती है, वो कितनी ही पतली हो जाए वो खुद को, उनके इस डिसऑर्डर के कारण वो खुद को हमेशा मिरर में मोटा ही देखती है। बुलिमिया नर्वोसा, in this eating disorder the female eats excessive food and then vomit it and avoid gaining weight. In this disorder an individual binges on food and feel a loss of control then to prevent weight and get to vomit the food. बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है? ये ऑल्सो ईटिंग डिसऑर्डर है, उसमें फीमेल्स एक्सेसिव फूड खाती है, ज़्यादा खाना खाती है और वोमिट के कारण उनका वेट कम करने का तरीका होता है। वो ज़्यादा खा के और वोमिटिंग करके वो इक्वली अपना वेट मेंटेन रखती हैं। ये डिसऑर्डर के कारण क्या होता है? वो अपना कंट्रोल खो देती है और खाने से वो उनके बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और वो अपने को वेट गेन से प्रिवेंट करती है विथ द ट्राइंग ऑफ वोमिटिंग। उनको खाना अपने खाने में कंट्रोल नहीं होता, उसी के कारण वो खा तो लेती है लेकिन वो अपना इक्वली वेट इक्वल रखने के लिए वो क्या करते हैं? वोमिटिंग से वो अपना खाना मेंटेन कर लेती है और वेट प्रिवेंट कर लेती है। ये देखो पोटेंशियल साइनिंग ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर, एक्सेसिव एक्सरसाइज, प्री ऑक्यूपेशन विथ फीलिंग फैट, खुद को फीलिंग फैट समझती है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट लेवल, खुद के चक्कर आते हैं उन्हें, इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट, और खाना थोड़ा खाती है कि डर लगता है उन्हें कि वो मोटे ना हो जाए, यूजुअली लार्ज इनटेक ऑफ फूड, और फूड जो खाती हैं ज़्यादा खा लेती हैं फिर वो वोमिटिंग के कारण निकाल देती है। एनजाइटी रहती है उनको हरदम, बेसिक कॉजेस है ये, नो बैलेंस डाइट, लैक ऑफ कैल्शियम ड्यू टू नो प्रॉपर एक्सरसाइज। दैट्स ऑल अबाउट आवर सेकेंड चैप्टर एंड we start our new chapter in next session. Keep supporting. Thank you.